आज हम लोग अपना सीरीज का 15वां टेस्ट करेंगे। S15 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनके भारों का अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात 4 है। विभाजित होने के बाद हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपये कम हो जाता है, तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। लिखा गया है कोई हीरा है, पहला क्वेश्चन की समान हो रहा है। हीरा 4 भागों में बांटा गया, इसका जो वेट का अनुपात है वो कह रहा है वो 1, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात कितना है 4 है। ये हीरा है। इसका अगर वेट देखा जाए, वेट क्या है 1, 2, 3 और 4, मतलब हमने x मान लिया, x 2x 3x। अगर हीरा टूटा नहीं होता, तो टोटल भार हो जाता 4 3, कितना हो जाता 4 3 7 1 8x। अगर हीरा टूटा नहीं होता तो भार हो जाता कितना हमारे पास 4 3 7 दोनों 1 10x। अब समझिए कहानी कहाँ कह रहा है। वो कह रहा है जो हीरे का मूल्य है, कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर टूट गया हीरा तो इस वाले का जो रेट आएगा, अमाउंट आएगा, वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 10x 4 16x स्क्वायर। अगर हीरा टूटा होता तो इसका जो वजन है उसके स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टूटने पर हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा 16 9 25 25 5 30x स्क्वायर। टूटने पर हीरे का मूल्य हो जाएगा 30x स्क्वायर। अगर हीरा टूटता नहीं तो वजन कुल कितना रहता 10x और टोटल आपका अमाउंट रहता 10x, मतलब 100x स्क्वायर। हीरा टूट जाता, टुकड़ों में टूट जाता, तो उसका मूल्य हो जाता 30x स्क्वायर। अगर हीरा टूटता नहीं तो उसका मूल्य हो जाता कितना 100x स्क्वायर। कितना हो जाता 100x स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा था विभाजित होने के बाद हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपये कम हो जाता है। 1,40,000 रुपये कम हो जाता है, मतलब अगर टूटता नहीं हीरा तो कितने का था 100x स्क्वायर का, टूट गया तो कितने का हो गया 30x स्क्वायर का। कितने का अंतर आ गया 70x स्क्वायर का वैल्यू आ गई, 70x स्क्वायर की कमी आ गई। जब टूट गई चीजें तो उसका मूल्य कितना हो गया 30x स्क्वायर बचा। बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना था 100x स्क्वायर था। क्योंकि कह रहा है कि वजन के वर्ग के अनुसार इसका मूल्य परिवर्तित होता है, तो टूटने पर अलग अलग बिकेगा हीरा, x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर में बिकेगा। और एक साथ होगा तो 100x स्क्वायर में कमी कितने की आ जाएगी 70x स्क्वायर की आ जाएगी। और 70x स्क्वायर और दिया गया 1,40,000। 1,40,000 कितना दिया गया 1,40,000। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य 70x स्क्वायर बराबर इतना है, तो हमें क्या निकालिए 100x स्क्वायर। 100x प्रारंभिक मूल्य क्या था, पहले हीरा टूटा नहीं था, 100x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है। तो 70x 70 एकम 70, 70 दूनी 140, x स्क्वायर बराबर 2000, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो हमें वैल्यू चाहिए 100x स्क्वायर की, तो 100x स्क्वायर बराबर 100 का गुणांक कर दो, 2 जीरो और चिपका दो 2000 में, 2 जीरो और चिपका दो, तो आपका हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा 2 लाख। 5 जीरो, 2 के साथ 5 जीरो चिपका, कितना हो जाएगा 2 लाख। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था 2 लाख रुपए था। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होती है, तो व्यापार में 19% की हानि की जगह पर 17% का लाभ होता है। देखो पहले एक अगर ग्राफ से समझें बात को, जो हमारा CP पर काम कर रहे हैं, अगर 19% की हानि होती है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होती है, तो 19% की हानि की जगह पर 17% का लाभ होता है। अगर इस तरफ देखें माइनस से, तो 19% की हानि, यहाँ पर लॉस हो रहा था,
यहाँ पे जाकर के 162 रुपये बढ़ाने से, कितना बढ़ाने से, 162 रुपये बढ़ाने से, 162 बढ़ाने से क्या हो रहा, 17% का लाभ हो रहा। कितना हो रहा, 17% का लाभ। ये आपका सीपी कहलाता है। सीपी होता है आपका 100%। ये 19% की हानि हो रही थी, ये 17% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। 162 में कितने का डिफरेंस आ गया, 162 में अगर देखेंगे तो 17 में से -19 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस जो आएगा 17 और 19, 17% -19% बराबर हो जाएगा 162 रुपये। इसका डिफरेंस देखो, परसेंटेज में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा, वो रुपया में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा। तो आप देखें 9 7 16 हो जाएगा, 1 1 2 और 3, 36% बराबर है 162। हमको कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो क्या पूछ रहा था, वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना, 100%, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 162/36 गुणा 100। क्या हो जाएगा, 4 9 36, 4 25, 9 18 9 162 हो जाएगा 25 गुणा 18, 18 पंचे 90, 9 18 दूनी 36, 9 27। तो उसका जो सीपी रहेगा, सीपी रहेगा कितना है, 17 9 7 16 2 1 3 36%, और 18 पंचे 90, 9 18 दूनी 36, 36 और 9 ऐसा हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 18 पंचे 90, 9 18 दूनी 36, 36 9 45, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर लिख रहा है, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2620 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2620 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो यह राशि कितनी हो जाती, 2000 रुपये की राशि थी, 2000 रुपये की राशि थी, 5 वर्षों में, आज निकालना है, 5 वर्षों में कितनी हो रही, 2620। अगर 2620 हो जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 620। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 620। साधारण ब्याज हो जाएगा 620। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना आपका, 2 31। आर बराबर हो जाएगा 31/5। आर बराबर हो जाएगा 31/5%। अगर वो कह रहा 3% और बढ़ा दें, 31/5 प्लस कितना कर देंगे, 3 अधिक रही हो, अगर 3% अधिक रही हो तो 5 × 15, 5 × 15 कितना हो जाएगा, 46/5। कितना हो जाएगा, 46/5%। अगर 3% और बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, रेट अब न्यू रेट जो आएगी, अब जो नई रेट आएगी वो 46/5 आएगी। अब वो कह रहा है अगर ब्याज की दर 3% अधिक हो तो राशि कितनी हो जाएगी, भैया हमको निकालना कितनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना निकालो, 2000 का 46/5 इंटू 5/100। हम पहले यहाँ पे ऐसा ही निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 920 रुपये बढ़ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 920। पहले कितना था, 2000 था, राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 में अगर 920 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 2920। कितना हो जाएगा, 2920। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये उधार लेता है, हर साल के अंत में 1000 रुपये लौटा देता है। तृतीय वर्ष के अंत में वह कितनी राशि लौटाए ताकि उस पर कोई उधार शेष न रहे। 3000 रुपये उधार लेता है, ये समझिएगा, 3000 रुपये उधार लेता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले वर्ष में अगर 10% लगा देंगे, इस पर कितना लगा देंगे, 10%। 3000 का 10% कितना हो जाएगा, 333 रुपये हो जाएगा। तो एक साल के अंत में 3300 हो गया। अब उसने 1000 रुपये जमा कर दिया, 1000 रुपये जमा कर दिया, 1000 घटा दो, बचेगा कितना,
2300। अब देखो, अब एक साल के अंत में कितना हो गया रुपया 2300। अब 2300 पे फिर क्या होगा, अगले साल चलेंगे हम लोग, अगले साल चलने के लिए अब हमारे पास पहली साल के अंत में 2300 रुपया हो गया, ये पूरा हो गया। एक साल 3000 लिया था, 3300 हुआ, 1000 3300 हो गया, 10% से 1000 घटा दिया, जमा कर दिया, अब कितना बचा 2300। अब दूसरी साल शुरू होती है 2300 से, 2300 में 10% फिर बढ़ेगा, दूसरी साल शुरू होती है 2300 से 10% फिर बढ़ेगा, 10% कितना होगा 230 होगा। क्या करेंगे 230 जोड़ दीजिए इसमें, तो 2300 में 230 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 2 5 2530। अब वो हर साल 1000 जमा कर रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 घटा दो, कितना हो जाएगा 3 5 1530 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1530। अब 1530 रुपया हुआ उसका तीसरी साल के शुरू में, और फिर 10% लगेगा, तो 1530 में 10% फिर जोड़ेंगे, तो बेटा 1530 में 10% जोड़ेंगे 153, यहाँ बचेगा 3 5 3 8 5 1683, कितना हो जाएगा 1683। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसको 1683 रुपये देना होगा। कितना देना होगा 1683। बात क्लियर हो पा रही है। 3000 शुरू किया था, 10% हुआ 3300 हो गया, फिर 1000 जमा कर दिया 2300 बचा, 2300 पे फिर ब्याज लगेगा 10%, 230 होगा, जोड़ दिया 2530 हो जाएगा, 1000 रुपये फिर जमा कर देगा तो बचेगा 1530। तीसरे साल के शुरू होगा 1530 से, फिर 10% लगेगा। अगर उसको तीसरे वर्ष के अंत में अपना कर्जा मुक्त करना है तो 1683 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 1683। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथे का बी। बात क्लियर हो पा रही है। 5 नंबर देखिएगा, देखो ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 8 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। ए काम की समाप्ति तक काम करता है, ए लगातार काम करता है एक ही कार्य की समाप्ति तक। सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और बी कार्य समाप्ति के से 1 दिन पहले तक काम करता है। कार्य समाप्ति का समय क्या है आप समझिए। वो कह रहा है जो ए की क्षमता कितनी है 8 है, सॉरी 8 दिन में लगता है, बी को कितना समय लगता है 16 और सी को कितना समय लगता है 24। कुल टोटल वर्क कितना है 48 मान ले रहे हैं। 8 6 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, इसकी क्षमता हो गई। अगर 48 क्या टोटल वर्क मान लिया, 48 क्या टोटल वर्क है। ए 8 दिन में करता तो 1 दिन में 8 कितना काम करेगा ये 6, बी 1 दिन में कितना करेगा 3 और सी 1 दिन में करेगा 2 काम। एकांक समय में किया गया कार्य की क्षमता कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य मतलब 8 दिन में, हमने टोटल वर्क कितना माना 48, टोटल वर्क 48 है तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा, तो ये 8 दिन में 48 काम करता है तो 1 दिन में करेगा 6। 16 दिन में 48 काम करता है बी तो 1 दिन में करेगा 3 और 24 दिन में 48 काम करता है सी तो 1 दिन में करेगा कितना 2। अब आप एक डायग्राम समझिए, ऐसा डायग्राम बनाया था। ए ने वो कह रहा है एक काम बी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया, बी ने काम प्रारंभ किया और सी ने काम किया, तीनों ने कार्य प्रारंभ किया। आगे लिख रहा है एक काम की समाप्ति तक काम करता है। ये कहां तक काम करता है यहां तक, मतलब ए को कहीं आपको काटना नहीं है। इसका कह रहा है सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। सी 2 दिनों के बाद, 2 दिन गुजरे होंगे यहां से यहां तक, 2 दिन गुजरे होंगे तो सी ने क्या कर दिया काम को छोड़ दिया। और बी कार्य समाप्ति के 1 दिन पहले तक, यहां मान लो कार्य समाप्त हो रहा है, यहां के 1 दिन पहले तक काम छोड़ दिया। किसने सी बी ने। अगर पूरा काम x दिन में समाप्त हो रहा हो, पूरा काम x दिन में समाप्त हो रहा है, इसी की वैल्यू निकालना। अगर पूरा काम x दिन में समाप्त हो रहा तो हम लोग कैसे लगाएंगे। अगर आपसे पूछें पूरे काम में ए ने कितने दिन काम किया, पूरे सिनेरियो में ए ने कितने दिन काम किया, यहां शुरू किया, ए कहीं क्रॉस हुआ है नहीं हुआ है, तो ए ने कितने दिन काम किया है x दिन। ए ने कितने दिन काम किया है x दिन। बात क्लियर हो पा रही है। ए ने कितने दिन काम किया x दिन, ए ने काम किया है x दिन, x दिन काम ए ने किया। बी ने कितने दिन काम किया होगा, बी यहां शुरू होता है इस पॉइंट से और यहां 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। पूरा काम x दिन में होता है, 1 दिन पहले खत्म हो जाता है, 1 दिन पहले काम छोड़ देता है तो x - 1 काम करेगा कौन बी।
प्लस इसके बाद अगर देखें सी वाले की स्थिति क्या है, सी ने सिर्फ 2 दिन काम किया, शुरुआत में किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो सी ने सिर्फ 2 दिन काम किया और काम कंप्लीट कितना माने थे हम लोग 48, काम कंप्लीट कितना माने थे हम लोग 48। अगर आप देखें अब x इंटू ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, x माइनस 1 बी की कार्य क्षमता है 3 प्लस 2 इंटू सी की कार्य क्षमता है 2 बराबर कितना हो जाएगा 48। 6x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 48। 6 3 9x प्लस 1 बराबर 48, 9x बराबर हो जाएगा 47, तो x बराबर हो जाएगा 9 5 45 2/9, 5 सही 2/9 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। 5 सही 2/9 दिन में हो जाएगा, 5 सही 2/9 दिन में। ऑप्शन डी होगा सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। 6वां नंबर सवाल देखिएगा। छः 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से पराजित करता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को पराजित करता है, तो आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से पराजित करता है। ए बी को 60 मीटर से पराजित करता है 600 मीटर की दौड़ में, तो इसका मतलब ए दौड़ा होगा 600, बी को 60 मीटर से पराजित कर दिया। बी को कितने मीटर से पराजित कर दिया? 60 मीटर से। तो अब बी कितना चला होगा? 540। कितना चला होगा? 540। दूसरा कह रहा है 500 मीटर की दौड़ में बी और सी के संबंध बता रहा है, कह रहा है 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 मीटर से पराजित करता है। बी सी को 25 मीटर से, बी सी को 25 मीटर से पराजित करता है। 25 मीटर से पराजित कर देगा तो कितना चलेगा? 475। ठीक है। अगर हम लोग इनका रेशियो निकालना चाहें, देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 से काटेंगे 10, 6 यहाँ से काटेंगे 9, यहाँ से अगर देखें 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 20 आएगा। यहाँ 25 से कम 25 और बचेगा 22, 25 नमैया 225। अगर हम आप यहाँ देखें A/B बराबर 10:9 और B/C फिर से आया यहाँ से, है ना, कितना आ जाएगा? 20:19। अब देखो यहाँ बी बराबर होना चाहिए था, यहाँ बी बराबर करते हैं हम लोग। 20 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। यहाँ हो जाएगा 180, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 180। यहाँ जब ये 20 था, ये समझिए, जब ये 20 था तो ये कितना था? 19। जब ये 180 होगा तो कितना गुणा करना पड़ा? 9 का, तो यहाँ भी 9 का गुणा कर दो। 20 नमैया 180 तो 19 नमैया 171। जब ये 9 था तो 180 था, सॉरी 9 था तो ये 10 था, तो 180 होगा। 9 दूनी 18, 20 का गुणा करना पड़ा, तो यहाँ 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। अगर हम आपसे अब पूछें कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, तो आप बताएंगे सर 200। अनुपात बी कितना हो जाएगा? 180। अनुपात सी कितना हो जाएगा? 100। इतना रेशियो बना लिया। अब सवाल कैसा भी कहे, अब सवाल में कह रहा है वो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा? 400 मीटर की दौड़ में ए सी को अगर इसको 400 बनाया जाए तो सी कितना हो जाएगा आपका? 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 2 7 14, 2 एकम 2 1 3, 342। 400 मीटर की दौड़ में अगर ये 400 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा? 342 दौड़ेगा। कितना दौड़ेगा? 342 दौड़ेगा। अब बचेगा कितना हमारे पास? कितने से हटा देगा? 58 मीटर। 400 मीटर की दौड़ में 58 मीटर से हटा देगा। कितने मीटर से हटा देगा? 58 मीटर से। यहाँ से 58 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि बी के बारे में बात नहीं कर रहा, तो 58 मीटर से हटा देगा। दूसरा काम आप ऐसा कर सकते हैं, 200 मीटर में हराता है, 200 मीटर में कितने का अंतर आ रहा है? 200 और 29 का अंतर आ रहा, नहीं आ रहा? 200 मीटर में 29 से हराएगा, तो 400 में 29 दूनी 58 से हराएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। बात क्लियर हमारे? 7 नंबर देखिएगा।
कह रहा है अ सम ऑफ 370 इज टू बी डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी सच दैट ए शेयर बाय बी शेयर इज इक्वल टू बी शेयर अपॉन सी शेयर इज इक्वल टू 3/4 देन ए शेयर इज। कह रहा है ए बटे बी का भाग दिया गया बी बटे सी के बराबर 3/4। अगर हम लोग देखें तो ए अनुपात बी होगा 3:4, बी अनुपात सी बी होगा कितना 3:4, यही से होगा ना। ए अनुपात बी कितना 3/4, बी अनुपात सी भी कितना होगा 3/4। अब यहाँ बी भी बराबर कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 4 × 12, 3 का कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 मल्टीप्लाई 4 का, तो यहाँ करने का करना पड़ेगा 4 ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 9, 12 और 16, 9, 12 और 16। वो कह रहा है 370 रुपये को बांटना, 370 रुपये को बांटना है, ठीक है। अगर 370 रुपये को बांटना है तो किसका भाग पूछ रहा है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना होगा 9 होगा। कितने भाग में से इन सबको जोड़ दो 6, भाई इतने भाग, इसको 9 मिलेगा, इसको 12, इसको 16, तो कुल टोटल भाग कितने हो जाएंगे 6, 2, 8, 9, 8, 17, 1, 37। 37 भाग में 9 इसको मिलेगा, 37 धाम 10, 10 नहीं 90। ए का हिस्सा होगा वो 90 रुपये होगा। ए का हिस्सा जो होगा वो 90 रुपये होगा। 7 का कितना हो जाएगा डी। 8 नंबर देखिएगा। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से चल रही है, देखना मामला, 2 स्थान मान लीजिएगा। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से चल रही है, ये दिल्ली है, दिल्ली। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14.30 बजे, मतलब दोपहर के 2:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होती है। उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से 16:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। दिल्ली से एक मुंबई एक्सप्रेस चल रही है, मुंबई एक्सप्रेस की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 14:30 पे चल रही है, 14:30। और दूसरी है जो राजधानी जो है इस पे है, राजधानी की है चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये क्या कर रही है भैया, ये 16:30 पे चल रही, 2 घंटे बाद चल रही है। 2 घंटे को कवर करना है, तो ये 2 घंटे में कितना दूरी एक्स्ट्रा का चल लेगा, 2 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चल लेगा 120। 2 घंटे में कितना चल लेगा 120। अब इस 2 घंटे को इसको कवर करना है, किस चाल से कवर करेगा, दोनों के अंतर से कवर करेगा। दोनों के किससे कवर करेगा, अंतर से कवर करेगा। तो पूछ रहा है वो, जब बेसिक लगा लो पहले। हम लोग जानते हैं दूरी जहाँ भी पकड़ेंगे, मान लो यहाँ पकड़ा, एन ऐसे पकड़ा, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना मान लो डी मान लो, तो दूरी बराबर क्या होगा 4 गुणा समय होगा। पहले वाले के लिए दूरी डी, चाल कितनी है 60। अगर पहले वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय ले रही है, टी घंटे लेती है पहली वाली, तो 60 इंटू कितना होगा टी होगा। तो दूसरी वाली दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरी वाली जी 80 गुणा कितना लेगा, 2 घंटे कम लेगी। कितना लेगी 2 घंटे कम लेगी। 2 घंटे कम लेगी तो कितना हो जाएगा t-2 हो जाएगा। t माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है भाई। ये 60 से जाएगी, टी समय लेगी, टी घंटे लेगी, तो t-2 लेगी नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि ये 2:30 बजे चल रही थी, ये 4:30 बजे चल रही है, 2 घंटे बाद चलेगी, या t-2 हो जाएगा। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो 60t बराबर 80 इंटू t-2, यहाँ हो जाएगा 20 × 60, 20 × 4 = 80। 3t बराबर 4t - 8, यहाँ t बराबर 8 घंटे हो जाएगा। टी बराबर कितने घंटे हो जाएगा 8 घंटे। किसी ई पर मान लग दे रहे हैं हम लोग, चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, तो डी की दूरी जो आएगी जब वहाँ पकड़ेगी वो कितना हो जाएगा 60 गुणा 8, यहाँ से 8, 8 × 6 = 48, 480 किलोमीटर दूर
पकड़ लेगी। कितने दूर पकड़ लेगी? 480 किलोमीटर दूर पकड़ लेगी। बात क्लियर हो पा रही है? इससे भी लग जाएगा, डिफरेंस वाले से भी लग जाएगा, है ना। जैसे 2 घंटे का अंतर आ जा रहा, कितने घंटे का अंतर आ रहा? 2 घंटे को कवर करने के लिए ये इसकी चाल जो है वो कितना अंतर आ रहा? 20 की स्पीड से कमी आ रही, 20 की स्पीड से अंतर आ रहा। कितने का अंतर आ रहा? 20 की स्पीड से। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर। एक शोरूम में एक बाइक का औसत 60,000 रुपये है और स्कूटी का औसत मूल्य 55,000 रुपये है। शोरूम में दोपहिया वाहनों का कुल औसत 58,000 रुपये है। शोरूम में स्कूटी की संख्या 20 है। शोरूम में दोपहिया वाहनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बाइक है शोरूम में, स्कूटी है और कह रहा है स्कूटी है। बाइक का औसत मूल्य जो है वो 60,000 है और स्कूटी का जो औसत मूल्य 55,000 है। ठीक है, कुल दोनों का और मिला दिया, दो पहिया वाहन मिला दिया जाए तो हो जाएगा 58,000। हम लोग यहाँ एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। तीनों का औसत मूल्य दिया गया है, बाइक का अलग, स्कूटी का, और दोनों को मिलाकर के दो पहिया वाहनों का। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा 58,000 में से 55,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3,000। यहाँ 58,000 में से 60,000 में से 58,000 हटा देंगे। अब जो पड़ा होगा एलिगेशन तो उसकी जानकारी होगी, यहाँ कितना बचेगा? 2,000 हो जाएगा, 3 जी बस 3। तो यहाँ पे 3:2 हो जाएगा गाड़ियों की संख्या। वो कह रहा है शोरूम में स्कूटी की संख्या 20 है, स्कूटी की संख्या 20 है, 2 का मतलब 20, 2 का मतलब कितना है? 20, तो 3 का मतलब कितना होगा? 30। अब गलती कहाँ हो सकती थी? एक ऑप्शन 30 दिया गया, तो वहाँ पर याद रखना 2 बातें पूछता है यहाँ से। या तो पूछेगा बाइक की संख्या, तो बाइक हो जाएगी 30, और पूछेगा टोटल संख्या तो कितना हो जाएगा? 30, 20, 50। तो यहाँ पूछा शोरूम में दो पहिया वाहनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30 बाइक थी, 20 स्कूटी थी, 30, 20 कितना हो जाएगा? 50। तो टोटल हो जाएगा आपका 30, 20 बराबर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला, 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। अगला देखिए 10 वाला। एक 11 अंक की संख्या 5678 x 43 26 डिवाइड बाई 72। 72 से तो कह रहा देन वैल्यू निकालना हम लोग को, किस चीज़ की वैल्यू निकालना है? √5x + 8y, इसकी वैल्यू हम लोग को चाहिए। ये y लिखा है, कौन नहीं लिखा? जो ये y लिखा है, ठीक है। देखो इसको हम लोग कह सकते हैं को प्राइम में बोल लो 8 × 9 सहअभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, ऐसी संख्या के रूप में तोड़ लेते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, 8 और 9 के रूप में तोड़ लेते हैं। अब लास्ट का y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 8 की भाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 होंगे या 8 से भाज्य होंगे, तो संख्या किससे भाज्य होगी? 8 से। तो आप यहाँ देखो अंतिम 3 अंक की बात कर लो पहले, तो यहाँ लिख ले रहे हम लोग 6, 7 और y। अगर इसमें 8 का भाग दें तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ y, यहाँ कितना होना चाहिए? 8 × 4 = 32 होता बेटा, 8 × 4 कितना होता है? 32। y बराबर होना चाहिए 2, जब यहाँ पर 0 0 आ पाएगा, y बराबर होना चाहिए 2। एक वैल्यू निकल के आई कि भैया हमारा y बराबर कितना होगा? 2। y बराबर कितना होगा? 2। बात समझ में आई? 8 का भाग दे लिया, यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा? 2। y बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो आप हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका मतलब है अब y बराबर 2 रख दे रहे हैं, तो y के स्थान पे हम लोग 2 रख दे रहे हैं, मामला यहाँ पर।
अब हम लोग लगाते हैं नौ की भाषा का नियम। नौ की भाषा का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित वह संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से होगी, अर्थात डिजिटल सम। डिजिटल सम निकाल लो। देखो डिजिटल सम आपको 12 बताया गया है कि 9, 0 से 9 तक का गेम होता है। 9 के बाद जब 10 आएगा वो 1 हो जाता है। 9 के बाद एक सर्कल होता है, आपको बता दें, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और जा कर के ये 9। मतलब 9 इसका लास्ट पॉइंट है सर्किल का। अगर 11, अगर 10 आ जाएगा, अगर देखो 10 आ जाएगा डिजिटल सम में, तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1। 11 आ जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 9 आ जाएगा तो इसका मतलब है 0। तो 0 से लेकर 9 तक का काम चल रहा है। इस तरीके से हम लोग को देख रहे हैं, डिजिटल सम लगा दे रहे हैं, तो आपको सेकंडों में लग जाएगा। पूरा मत जोड़ा करो सवालों को। कैसे जोड़ना है, 7 और 2 9, 7 2 और 7 9, 0 हो जाएगा। 6 2 8, 8 3 11, 11 का कितना हो जाएगा 2, 11 का कितना हो जाएगा 2, 2 4 6, 6 8 6 14, 14 का 5, आपस में जोड़ना है 5, 5 और 7 5 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 3 3 हो जाएगा 3 और 6 3 9, 0 हो जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 5 प्लस एक्स बाई 9। यहाँ कितना होना चाहिए x बराबर 4, x बराबर कितना होना चाहिए 4, x बराबर कितना होना 4। भैया चाहे यहाँ से लगा दो चाहे यहाँ से, जैसे यहाँ से लगाएं, 5 और 6 11, 11 का कितना आएगा 2, 2 7 9, 9 मतलब 0 छोड़ दीजिए। 8, 8 और 4 12, 12 को आपस में कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा 5, 5 5 7 5 12, 12 का कितना 3, 3 और 2 5, 5 प्लस एक्स, एक्स तो जो है बटे 9। अगर यहाँ 9 का भाग देना है 5 प्लस एक्स में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, एक्स बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार एक्स बराबर आ जाएगा 4। हम लोग देखें 5 चौको 20 प्लस 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो जाएगा 36, रूट 36, और रूट 36 पर लिख सकते 6, कितना हो जाएगा 6। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिएगा। ग्यारह नंबर में क्या लिखा गया है, कह रहा है 3a प्लस 4b बराबर 18, 3a प्लस 4b बराबर 18 लिखा गया, और a इंटू बी बराबर 6, a इंटू बी बराबर 6। वो कह रहा है वैल्यू हमको किस चीज़ की चाहिए, यहाँ लिख ले रहे हैं वैल्यू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए हमको, इसकी वैल्यू निकालना। अगर इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इसका क्या कर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16b स्क्वायर। अच्छा 2a भी करते समय याद, हाँ 2a का कितना आएगा 3a, कई लोग गलती यही करते हैं 2a भी करते हैं, 3 और 4 को छोड़ देते हैं, इंटू 4b बराबर 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 18 का स्क्वायर, इसका हम लोगों ने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया बोथ साइड का, तो यहाँ आएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4 × 12 दूनी 24 ab बराबर आएगा 324। ab की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग 6, ab की वैल्यू कितनी रख देंगे 24 गुणा 6, 24 6 का 144 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24 गुणा 6, इसके स्थान पर क्या रख देंगे 6, तो 24 गुणा 6 कितना हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा 324। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर बराबर 324 में से 144 घटा दो, 0 12 4 जगह 8 1, कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 12 नंबर सवाल। एक व्यक्ति लागत मूल्य से 16% कम पर एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपये ज़्यादा बेचा होता तो उसे 14% का लाभ हो जाता। 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपये बेचना चाहिए। देखो इसका सीपी मान लिया करो पहले 100x, कैसा भी सवाल हो आपको तत्काल बन जाएगा। एक व्यक्ति लागत मूल्य से 16% कम में एक वस्तु को बेचता, 16% कम में बेचता, तो इसका जो एसपी हो जाएगा
16% कम में तो कितना हो जाएगा 84x। भाई 16% कम की बात कर रहा है। अब अगर उसने इसे 33 रुपये ज्यादा में बेचा होता, अगर उसने इसे 33 रुपये ज्यादा बेचा होता, नया एसपी न्यू 33 रुपये ज़्यादा मतलब 84x प्लस 33। देखो अब एक्स मानने से यही समस्या खत्म हो जाएगी। कई लोग अगर 100 अकेला मानेंगे तो 84 में 33 जोड़ देंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। या फिर आपको रेशियो बहुत अच्छा आना चाहिए। तो उसे 14% का लाभ होता है, तो उसे 14% का, ऐसा करने पर अब उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? वो कह रहा है 14% का लाभ होता है। सीपी तो वही है, अब इसमें बेचने पर 14% लाभ होता है। ठीक है भैया, तो 100x में 14% लाभ होता है, 114x बराबर कितना हो जाएगा? 84x प्लस 33। 84 को यहाँ ले जाओ, 4 में 4, 8 में 3 4, 30x बराबर हो जाएगा 33। 3 से कट जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। x बराबर आ जाएगा 11/10। तो आपको पूछ रहा है 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा? भैया पहले तो हम सीपी निकाल लो। 100x है तो सीपी कितना है? 100x है तो 100 x की वैल्यू कितनी रख देंगे? 11/10। जो हो जाएगा कितना हमारे पास? 110। अब वो कह रहा है अगर इसको हम 25% लाभ में बेचना चाहें, अब उसने नहीं करनी है कि इसको हम 25% लाभ पे बेचना चाहें। कितने परसेंट लाभ पे बेचना? 25%। 25% कितना हो जाएगा? 110 का 25% होता है 1/4, मतलब 5/4 कर दो। 2 दूनी 4, 55 दूनी 120। यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 55 25, 55 25 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2.5, 137 रुपये। 137.5 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा अगर 25% का लाभ हासिल करना है। अगला देखें 13 नंबर। 13 नंबर में लिखा गया है दिए गए चित्र में ABC बराबर 30। एक चित्र दिया गया, ABC बराबर 30 है, ACB 60 है, BC बराबर 12 है। पूछा और AD लंब है, पूछा DC का मान क्या होगा, और BC 12 दिया गया। ठीक है, BC 12 दिया गया। पहले हम एक इसके 2 त्रिभुज पे काम कर लेते हैं। पहले इस वाले त्रिभुज पे काम कर लेते हैं। अगर ये A है, ये B है और ये C है। A है, अगर ये 30 अंश है बेटा तो ये कितना होगा आपका? 60। ये कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 90। बात क्लियर हो पा रही? ये कितना हो जाएगा? 90। आपको क्या करना है, अगर 30 के सामने की भुजा 1 होती है, 60 के सामने की भुजा कितनी होती है? √3 होती है। होता नहीं होता 60 का मान, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। आपको बताया होगा, आप पढ़े होंगे। अगर ऐसा कोई त्रिभुज है 90 डिग्री है, ये 30 अंश है, ये 60 है, तो इसका त्रिभुज tan 30 लगाएंगे तो 1/√3 होता नहीं होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। बस याद रखिएगा, 30 के सामने भुजा 1 तो 60 के सामने की भुजा 3, तो 2 90 के सामने भुजा कितनी हो जाएगी? 2। इस नियम को अगर आपने याद रखा, सवाल आसान है। 2 की वैल्यू यहाँ 12 दी गई। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। समझ में आ रही बात हमारी? 2 की वैल्यू कितनी है? 12। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6। और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6√3। हमको ये वाला मामला निकला है। अब फिर इस चित्र को हम यहाँ उठा के लाते हैं, इस वाले को लाते हैं, इस वाले बार को छोड़ दे रहे हैं। ये कितना हमारे पास? ये है, ये C है, और ये हमारे पास D है। ये हमारे पास 6 हो गया बेटा। ये हमारे पास 60 है, ये इसका लंब था। देखो ये वाला लंब था, ये वाला त्रिभुज लिया गया, ये वाला, ये 60 है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90। ये कितना हो जाएगा? 30। फिर वही काम लगा दो इसमें। लगा सकते नहीं लगा सकते? 30 के सामने की वजह कितनी होती है? 1। 60 के सामने की, और 90 के सामने की वजह कितनी होती है? 2। रेशियो में है, जो सर्किल के अंदर वो रेशियो में है, जो सर्किल के अंदर है वो रेशियो में है, याद रखिएगा।
अगर 2 का मतलब 6 है तो DC का वैल्यू कितनी होगी? 2 की मतलब अगर 6 है, 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब कितना होगा? 3। 1 का मतलब कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। लग जाएगा ही लग जाएगा। जबरदस्त सवाल है। एक बार हम यहाँ लगा लेंगे, एक बार यहाँ लगा लेंगे, इसको देख लिया, फिर इसको, इसकी भुजा ये वाली निकाल ली, तीनों भुजा निकल आएंगी, तीसरी भुजा को फिर हमने यहाँ पे क्वालिफाई। अगर ये वाला पूछते तो इस वाले को लगा देते, अगर ये वाला पूछते तो कैसे लगा देते? ये वाला लगा देते। 10 60 के सामने कितना होता है? √3। 30 के सामने कितना होता है? 1। 90 के सामने कितना होता है? 2। विशाल जी क्लियर हो रही बात? अगला देखिए, लिख रहा है 14 नंबर सवाल, साइन -330, साइन -330, इसको क्या लिख सकते थे बेटा हम लोग? माइनस साइन 330, साइन माइनस थीटा क्या था? माइनस साइन थीटा, ठीक है ना? याद रखिए साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा लिखा होता क्या होता है? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ पे बाहर माइनस ले लिया, ठीक है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें, अगर इसको हम लिखें पहले तो साइन, इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, 360 माइनस कहाँ पहुँचेगा जी? 30। 360 माइनस कहाँ पहुँच जाएगा? 30 में। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साइन 330 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30, इतना लिख सकते हैं। जब इसको ले जाएंगे तो कहाँ बदल जाएगा? चौथे में जाएगा। चौथे में क्या प्लस होता है? पहले में सभी होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा साइन 30। कितना हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पूछा गया tan 30 अलावा, अच्छा इसने ऑप्शन भी अच्छे तरीके से दिए हैं। पहला tan 30, क्या tan 30 कौन कितना होता है पहले ऑप्शन में? tan 30 की जो वैल्यू दी गई पहले ऑप्शन में, tan 30 में होता है 1/√3। तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, 1/2 चाहिए था। cos 60, cos 60 1/2 होता है, ये भी काम चल जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। और साइन 30 हो सकता है, यहाँ भी तो 1/2, दो ऑप्शन सही होने लगे। अच्छा उसमें डी ऑप्शन लिखा गया, बोथ डी, बी एंड सी, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कौन? बी और सी वाला दोनों सही है, बी एंड सी, मतलब ऑप्शन डी आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में एक सिंप्लीफिकेशन करना है हम लोगों को, उसको बॉड मास के आधार पर करना है। बस आपको याद रखना किस पे? बॉड मास के आधार पर। बॉड मास के आधार पर करना है, आप इसको करिएगा और कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा कितना आंसर इसका आएगा, कितना आएगा? 1/3। अगला देखिए 16 नंबर, में लिख रहा है त्रिभुज PQR में आई त्रिभुज का आंतरिक केंद्र है। अंतः केंद्र किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता है? इन सेंटर जो बनता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। अंतः केंद्र किससे बनता है? कोई त्रिभुज दिया गया PQR, कौन सा दिया गया? PQR। इन सेंटर इसका आई है, इन सेंटर अगर आई है तो इसके ये जो होंगे ये क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर होंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण। यदि QIR 107 है, कह रहा QIR ये वाला 107 है, देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण एक साथ दिया गया, इसका मान पूछा गया। अगर इसको थीटा माने तो 90 + θ/2 बताया गया था, बराबर कितना होता है? 107। 90 + θ/2 बराबर कितना होता है? 107। तो θ/2 बराबर हो जाएगा 17, थीटा बराबर हो जाएगा 34।
कितना हो जाएगा थीटा बराबर 34 डिग्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी दो विधियां और हैं, दो को और देख लो। अगर ये वाला कोण अंत वाला दिया जाए, अगर बाह्य वालों का ये थीटा हो, वो बाहर वाले कोणों का द्विभाजक पूछा जाए, ये वाला कोण, ये बही केंद्र कहलाता है, एक्सोसेंटर कहलाता है। अगर ये पूछा जाए तो ये वाला कितना होगा बेटा आपका 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर ये पूछा जाए, अगर ये थीटा है तो ये कितना होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। दोनों के अंदर 90 प्लस थीटा बाई 2, दोनों का बाहर 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर एक और होता है, एक का अंदर वाला एक का बाहर वाला, एक इस वाले का ये अंदर वाले बाइसेक्टर होगा, एक बाहर वाले का बाइसेक्टर होगा। अगर ये वाला थीटा है तो ये कितना होगा आपका थीटा बाई 2। अगर ये थीटा है तो ये वाला होगा थीटा बाई 2। तीन कंडीशन सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर दोनों का अंदर वाला है तो अगर ये थीटा होगा तो ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ये कितना होगा, अगर थीटा है तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ये कितना होगा आपका 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर दोनों के बाहर वाला है तो अगर ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर एक अंदर का है और एक बाहर का है तो अगर ये थीटा होगा तो कितना होगा थीटा बाई 2। रट के पहुंचिएगा। अगला नंबर है दो मजदूर ए और बी को 650 रुपये प्रतिदिन की दर से रुपये दिए जाते हैं। यदि ए को दी गई धनराशि बी को दी गई धनराशि का 160% है। ए और बी को जो परसेंटेज निकाल लो, ए को दी गई धनराशि बी को दी गई धनराशि का 160%। ए को दी गई धनराशि बी को दी गई धनराशि का 160%। अगर बी को 100 रुपया दिया जाए तो ए को कितना दिया जाएगा 160। याद रखिएगा क्या कह रहा, ए को दी गई धनराशि बी को दी गई धनराशि का 160%, तो कितना हो जाएगा 160%। अगर कहता है 160% की वृद्धि है तो क्या कितना लिखते हैं यहाँ पे 260। यहाँ पे सीधा लिखा गया है अभी, यदि ए को दी गई धनराशि बी को दी गई धनराशि का 160% है तो अगर बी को 100 दिया जाएगा तो इसको कितना दिया जाएगा 160 का 160 है। तो ऐसी को निकाल लीजिएगा 20 पंचे 100, 20 अट्ठी 160, 8 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो बी को कितनी धनराशि दी गई, ये बी, तो बी का मान होगा 650 में बी को 5 भाग मिलेगा। कुल कितने भाग किएगा 13, 13 5 65, 5 5 250। 17 नंबर था। 18 नंबर में एक डायरेक्शन लिखा गया। 18 से 20 में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में शिक्षणों का प्रतिशत वितरण दिख रहा है। दिया गया वृत्तारेख एक यूनिवर्सिटी में विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार शिक्षकों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कुल संख्या 300 है। पूरा जो डायग्राम दिया गया वो कितना दिया गया 300 का दिया गया है। वृत्त आरेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी इज 300। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। लिखा गया 18 19 20 का आंसर आप लगा लीजिएगा, लग जाएगा। तो 18 का आंसर आएगा सी 28, 19 का आएगा सी 27 और 20 का आएगा बी 67। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।